नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत खास शख्सियत से, जिन्होंने खुद 44 साल तक देश को एंटरटेन किया, हंसाया, रुलाया, गुदगुदाया और जिनका परिवार पिछली 4 पुश्तों से लगातार देश को हंसाने, रुलाने, एंटरटेन करने का काम कर रहा है और देश के लिए योगदान दिया। हमारे साथ है ऋषि कपूर और आज उनसे बात इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में जो कुछ आपने लिखा है, मैंने किताब पढ़ी है आपकी जी। तो जो कुछ किस्से हैं, जो गलतियां हैं, जी। आपकी जिंदगी के जो मकाम आए हैं, जो आपने इसमें बताए हैं, एक एक करके उन पर बात करते हैं। जी। देखिए, हम पहले कंट्रोवर्सी खोजते हैं। चलिए। तो हमें इसमें नाम पढ़ने को मिला दाऊद इब्राहिम का। जी। ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम से मिले जी। मार्च 1988 में जी। दुबई में। ये कैसे हुआ था, कैसी मुलाकात थी, क्या बात थी? जल्द से बताता हूँ कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थे। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते हुए समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? तो मैंने कहा मैं आज होटल में जाके चेक इन करता हूँ, बताता हूँ मैं। खैर हुआ ये कि मैं उनके घर गया। आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी। उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो किसी से मिलने गया था। और अगर गया भी होता तो मैं एज एन एक्टर, हम सीख तो लेते इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की और ख़ास तौर पे नहीं, लेकिन वो आपसे डर भी रहे थे। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, जी हाँ। तो गाड़ी घुमा घुमा के ले जा रहे थे। ये ऐसा हुआ कि मैं कच्छी ज़बान नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त था मेरे साथ में वो कुछ कच्छी जानता था। तो उनका ये मेरे ख्याल में मकसद ये था कि कुछ सर्कल वर्कल में थोड़ा टाइम वेस्ट करो ताकि वो जब आपको फ़ोन आएगा तब उनको लेके आना। तो हमने ऐसा सोचा कि ये होगा ताकि हम न जाने कि घर कौन सा है, कहाँ किधर है। ये ऐसा हमारा सोचना था। खैर जैसे हम उनके घर पे गए, हमारी बड़ी खातिर नवाजी की, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, कहा कि मैं तुम्हें शाम को बुलाना चाहता था लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा ना समझा तुम्हें बुलाने के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फ़िल्म तवाइफ की थी और वो पिक्चर बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट थी, मैं हीरोइन जो पिक्चर रहती है अग्निहोत्री का जो किरदार था वो एक तवाइफ बनने को होती है और वो कैसे हीरो जो होता है उसे बचाता है और उसे वापस सोसाइटी में ले आता है। तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया कि मेरा नाम वो है जो ऐसे डाउन ट्रॉडन को बचाता है। इस वजह से दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर को पसंद करता था। मुझसे ऐसा कहा गया। फिर वो सब कपूर परिवार के चाहने वाले थे, सब फिल्में उन्होंने देखी थी, बहुत खुश थे कि मुझसे मिलते हुए। और उस वक्त पापा राज कपूर साहब जिंदा भी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जो जानते थे वो। तो ऐसा मेरी मुलाकात हुई चाय के पर। और जो 4 घंटे तक चली आपने लिखा? जी हाँ। देर बैठे रहे आप? जी हाँ बिल्कुल। तो इसमें दाऊद इब्राहिम के किस्से नहीं आए? दाऊद इब्राहिम की जुर्म की उन्होंने कहानी कहा कि वो अगर वापस मैंने कहा तो मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने इस पर डिस्प्यूट करने की बात ही नहीं सोची। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने गलत काम किए हैं, मैंने किसी को अपने आप नहीं मारा है, मैंने मरवाया है क्योंकि उस आदमी ने गलत किया था। उसने अल्लाह के नाम पर गलत बातें की थी, तो मैंने वैसा ही समझा कि उसको सजा मिली। दाऊद इब्राहिम आपको ये बता रहे हैं कि मैंने कभी खुद किसी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन मैंने कत्ल करवाया। ये मुझसे कहा था, ये माना? जी हाँ, उन्होंने कहा था मुझसे। और फिर अभी इस बात को बहुत साल हो गए, मुझे और याद नहीं क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने वहाँ से सीख उठा के कुछ ऐसे नुआंसेस मैंने पेश किए थे डी डे में पिक्चर में, जिसमें आपने दाऊद का असल जिंदगी का वहाँ से हमने कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन ली थी। अगर वो मुलाकात ना करता तो मैं शायद वो डी डे में पिक्चर में ऐसे वो हरकतें ना कर पाता।
जो आपने उसको पर्सनली जी हाँ, देखकर जी हाँ, सीखी। जी हाँ। लेकिन आपको ऐसा लगा, आपकी किताब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि दाऊद इब्राहिम क्या ऋषि कपूर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? रोल्स रॉयस गाड़ी भेजी, बंगले में बुलाया, चाय पिलाई और आपसे शायद दो मरतबा ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बताओ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत थी? ये है कि ना मैंने उनसे कोई तोहफा लिया, ना मैंने उनसे कोई ऐसी गुजारिश की, ना उनसे कोई फेवर लिया। मैं बस मिलना चाहता था कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा, कभी ज़िंदगी में अपने बैंक में, अपने दिमाग के बैंक में ऐसा कैरेक्टर का रखूँगा जब कभी मुझे उसका काम आए, जो आया मुझे डी डे में। तो उस लिहाज से मैंने उनसे मुलाकात की, बातें अच्छी हुई और कुछ नहीं। उस वक्त तक तो वो एक क्रिमिनल थे, बाकी जब मेरे देश के खिलाफ हुए तो डेफिनेटली बात गलत हुई। मुझे बहुत इस बात का बहुत दुख हुआ कि ये ऐसा काम दाऊद ने किया। तो आपने ये सिलसिला खत्म कैसे हुआ? कभी इसके बाद दोबारा फिर कोई बातचीत, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई कभी? हाँ, एक बार जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा दुबई से स्पेशली कंडोलेंस देने के लिए। तो सुबह 6 बजे एक आदमी आया, वो कहा कि क्या कहते हैं, मैं हिंदी में वर्ड भूल गया हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि इलीगली आया हूँ और इलीगली चले जाऊँगा। सुबह 6 बजे आया वो, अच्छा, गैर कानूनी तरीके से आया हूँ और ऐसे मुझे वापस चले भी जाऊँगा, बट मुझे भेजा गया है स्पेशली आपको और रणधीर कपूर साहब को ये कहने के लिए कि बड़ा दुख महसूस हुआ है दाऊद को राज कपूर साहब के देहांत पे, और पूरे कपूर परिवार को उन्होंने ये भेजा है। तो और क्या कर सकता है आदमी, अगर कोई ऐसी गम के मौके पे आदमी हमारा दुख बांटने आया है तो उसे हम एक्सेप्ट ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। चलिए, तो ये एक दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर को क्यों पसंद करता था और ऋषि कपूर को शायद इंप्रेस करने की कोशिश की दुबई में भी, ये सब बातें इस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको और पता लगेगा। आपने अपने को स्टार्स के बारे में इसमें लिखा है। पहले अमिताभ बच्चन साहब से शुरू करते हैं। आपके ज़माने में वो सुपरस्टार हो गए थे जब आप सबसे बड़े बेहतरीन एक्टर और सबसे बड़े स्टार, और उनकी जो पहली ब्लॉकबस्टर थी जंजीर, उस जंजीर पर उनको जो इनाम मिलना चाहिए था वो आपने छीन लिया उनसे। बॉबी नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने ये लोग गलत कह रहे हैं कि मैं किसी एक बहुत पॉपुलर मैगजीन का पुरस्कार ले गया, वो बात मैंने कभी नहीं की। मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा पुरस्कार के लिए मैंने पैसे लिए, अवार्ड खरीदा, जो मुझे पैसे दिए मैंने, हाँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसका मुझे आज तक दुख है, लेकिन हुआ तो है साहब। तो आपने बॉबी स्टैंडली कहा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया ये। बॉबी का अवार्ड आपने खरीदा बेस्ट एक्टर का, जी, 30,000 रुपए देकर। जी, 30,000 रुपये उस वक्त में बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो 30,000 का टिकट भी नहीं मिलेगा आपको शो का। तो यस, मैंने किया, और जिसके लिए मैं आज तक और अमिताभ बच्चन आपसे नाराज हो गए इस बात पर? अमिताभ बच्चन को ये लगता था कि जंजीर के लिए उनको वो अवार्ड मिलना चाहिए था, और उनको ये पता लग गया कि अवार्ड आपने खरीदा है। ये मैं नहीं जानता, उन्होंने मुझसे कभी कहा नहीं, तो मैं ऐसे डेफिनेटली तो नहीं कह सकता। बट ये बात ज़रूरी है कि शायद हो सकता है जिन्होंने मेरे से 30,000 रुपये लिया हो, वो मुझे ठग रहे होंगे, बोल के मैं तुम्हें दिला दूं। देखिए, उनके बेनिफिट ऑफ डाउट तो उनको भी जाना चाहिए ना कि शायद उनको कभी पैसे मिले ही नहीं, और मुझे डेफिनेटली मेरिट पे अवार्ड मिला। और जो आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं दिला दूंगा, उसने मुझे ठग दिया। कल नहीं मिलता होता तो बोलता है मैंने बड़ी कोशिश की, ले लीजिए 30,000, लेकिन जिसको मिलता होता उससे भी तो 30,000 दिए होंगे। भाई 3 नॉमिनेशन होते हैं ना, शायद तीनों ने अगर दिए हो तो चले ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो बेईमानी की। मैंने अपनी तरफ से बेईमानी की। ठीक, अब ये कि इसका आपके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते पर क्या असर पड़ा? आप किताब में लिखते हैं कि थोड़ी ऑकवर्डनेस थी। ये मेरा सोचना था। हो सकता है अमिताभ जी बहुत बड़े विचार के आदमी हैं, बहुत ऊंची सोच है उनकी, उन्होंने कभी शायद सोचा ना होगा, उन्हें शायद माफ़ कर दिया होगा मुझे कि मेरे से गलती हो गई, या मैं क्या था, 20-21 साल का बच्चा था, मेरी सोच इतनी कम थी। मैं सडनली उस उम्र में मुझे इतनी एक शोहरत मिली, मुझे जानकारी, लोग ने मुझे जाना, पैसा था ही, पैसा बहुत मिला मुझे। तो हो सकता है कि मैंने ये गलती उस भाव में कर ली हो, जो मैं समझता हूँ मैंने यही किया, क्योंकि बहुत गलतियाँ की है मैं उस एज में मैंने। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार आज तक कौन हुआ? देखिए, मैं जानता नहीं हूँ राजेश खन्ना साहब कितने बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ सुनी है मैंने। लेकिन आंखों देखी तो मैंने देखी अमिताभ बच्चन के साथ।
मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अमित जी ऑपरेशन के जो कांड हुआ था, जो वो बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, अस्पताल में थे और मौत से लड़ रहे थे वो, तो जब उनकी तबीयत ठीक हुई और वो जब ठीक हुए तो उन्होंने शूटिंग शुरू की फिर से फिल्म कुली के साथ ही, जिसमें उन्हें लगी थी। हम शूटिंग कर रहे थे मुंबई में एक रेक्लेमेशन एरिया में, जिसमें पिक्चर का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था, और वहाँ तंबू में हम सब वहाँ विश्राम करते थे जब तक लाइटिंग वाइटिंग शुरू हो। तो अमित जी का एक तंबू अलग था और हर एक्टर के तंबू अलग थे, तो वेट करते थे। और उस रेक्लेमेशन में तकरीबन 1 लाख आदमी आया था अमिताभ बच्चन को देखने, और शूटिंग देखने ही अमिताभ बच्चन को देखने। और वो क्राउड पुलिस की बस की बात नहीं थी कंट्रोल करने की, तो प्रोड्यूसरों ने वहाँ के जो लोकल दादा थे उनको बुलाया था कंट्रोल करने को क्राउड। इतना बड़ा मजमा, इतने लोग वहाँ कि इम्पॉसिबल था कि पुलिस को कंट्रोल करने। लेकिन ये जुनून था अमिताभ बच्चन, जुनून, एक ऐसा जुनून था अमिताभ बच्चन का भाई। ऋषि साहब, हम ये दुआ करते हैं कि आप अभी और इतना काम करें और इतना बेहतरीन काम करें कि आपको जरूरत महसूस हो एक और ऑटोबायोग्राफी की, और वो इससे भी खुल्लम खुल्ला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।